एक बार जरा फुल स्क्रीन पर वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर पीएम हाउस तक वहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि अराजकता का किस तरह का माहौल है, क्या स्थितियां हैं। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारी देखिए किस तरह से पीएम हाउस में वहां पर एंटर हो गए हैं और फिर वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। और इसी तरह की स्थितियां लगभग 1-1.5 साल पहले आपको याद होगा श्रीलंका में भी इसी तरह के हालात जो है वो बने थे। वहां पर भी जो है वो पीएम को छोड़कर भागना पड़ा था। जिस तरह की स्थितियां, इतनी ज्यादा नाराजगी जो है वो वहां पर उस वक्त के पीएम को लेकर हुई थी और इसी तरह के हालात जो है वो शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये पीएम हाउस के अंदर का एक रूम है जहां पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी जो है वो किस तरह से यहाँ पर बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में अगर पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं तो आप सोचिए कि कोई भी जगह शायद वहां पर सेफ नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ढाका में आवामी लीग के दफ्तर में लगाई गई आग। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के दफ्तर में आग लगाई है। स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि शेख हसीना के दफ्तर में आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के दफ्तर में आग लगाई और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हैं बांग्लादेश की सड़कों की, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं और किस तरह के हालात बन रहे हैं। पूरी तरह से चीजें जो हैं वहां के प्रशासन के कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। लगभग तमाम जो हालात बन रहे हैं वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड दिख रहे हैं। हमारे साथ पीके सहगल साहब बने हुए हैं। पीके सहगल साहब, ये तस्वीरें देखकर मुझे कुछ दिन पहले का वक्त याद आ गया, लगभग 1-1.5 साल पहले, जब श्रीलंका में भी इसी तरह के हालात बने थे। एब्सोल्युटली एंड टोटली ट्रू। श्रीलंका में भी कुछ साल पहले बिल्कुल इसी माफी के हालात थे। आज ढाका में भी बिल्कुल उसी माफी के हालात हैं। वहाँ की जो पार्टी है शेख हसीना की, उसके खिलाफ लोग बड़े जबरदस्त हैं। मैंने जैसे कि कहा कि लास्ट इलेक्शन में अपोजिशन ने इलेक्शन को कम्प्लीटली बाइकआउट किया था। उन्होंने कहा था हमको ना तो शेख हसीना में कोई किसी प्रकार का कोई फेथ इंटरेस्ट है, ना ही उसकी पार्टी में कोई फेथ इंटरेस्ट है। और पार्टी 15 साल सत्ता में रह चुकी थी और कहा जाता है कि लोगों का जो है मन उस पार्टी से उठ चुका था। समहाउ द अदर पार्टी काफी से ज्यादा और शेख हसीना काफी ज्यादा इनसेंसिटिव हो गई थी, जहाँ तक लोगों के विचारों को निगाह में रखते हुए। ये बड़ा लेसन होना चाहिए उन तमाम सरकारों के लिए, चाहे वो ज़ीपेंग हो, चाहे वो प्यूटन हो, चाहे वो किम जोंग हो या नेतन्याहू हो या हमारे देश में हो। एरोगेंस जो है आपके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। लोग कब आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको हर समय सतर्क रहना है। और जब आपकी ही जनता जब आपकी खिलाफत पर उतर आती है तो इस तरह की स्थितियां आती हैं। आप अगर सोचिए कि पीएम हाउस में अगर प्रदर्शनकारी घुस रहे हैं, वहां के क्या कहते हैं हसीना के दफ्तर में अगर आग लगाई जा रही है, तो आप देखिए, सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितने अनकंट्रोल्ड हालात बन गए हैं वहां पर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि वहाँ कंप्लीटली स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देश को आश्वासन दिया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही नई इलेक्शन का बंदोबस्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि नई इलेक्शन जो है कम से कम 6 महीने से पहले होगी। और 6 महीने का मैं क्या वास्तव में सेना सत्ता को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पहले भी सेना बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत चला चुकी है, बिल्कुल उसी माफी के पाकिस्तान में। और जो सेना जो जब भी इसी माफी की कार्रवाई करती है किसी देश की, वो आसानी से सत्ता को छोड़ती नहीं है। तो हमको साफ तौर पे हिंदुस्तान का कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ से डेमोक्रेसी को दोबारा रिवाइव किया जाए, डेमोक्रेसी को दोबारा लगाया जाए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। जैसे कि मैंने पहले कहा है, जो अभी बांग्लादेश में है इसके स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत ही भयानक होंगे। इसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बांग्लादेश के अलावा नेबरहुड में भी खराब हो सकती है और हिंदुस्तान को हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिए कि इसका बड़े पैमाने पर असर हिंदुस्तान के अंदर ना हो, खास करके वो तमाम स्टेट्स में जो जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल, वहां पर ज्यादा हालात जो हैं वो चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और सहगल साहब, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जो ट्रैक किया जा रहा है विमान शेख हसीना का, और ये कहा जा रहा है कि झारखंड की तरफ और अब मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है,
क्या शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं और फिर यहां से क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या दिल्ली से वो लंदन जा सकती हैं? मेरे मुताबिक सबसे सुरक्षित शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेगी और उनकी मेरे को लगता है कोशिश होगी कि हिंदुस्तान में ही रखा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। हमारी सरकार हर प्रकार से उनको हर प्रकार की सहूलतें प्रदान करेगी। लंदन में वो कितनी सिक्योर होंगी, आप देखो आजकल यूके में खुद बड़े लीड्स के बाद में काफी से ज्यादा वायलेंस चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सुरक्षित होगी लंदन में या किसी और कैपिटल में बनिस्बत हिंदुस्तान के। ऐसे में इनिशियली तो मुझे लगता है साफ तौर पे कि वो दिल्ली में ही रहेंगी और दिल्ली के बाद कुछ दिन रहने के बाद में अगला कदम सोचेंगी। हिंदुस्तान की सरकार की उनको क्या सलाह होगी इससे मैं तो नहीं अभी जानता, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की भी यही सलाह होगी कि इस समय जब तक वहाँ हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं, काफी ज्यादा खराब है, आप हिंदुस्तान में ही रहिए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी और आपको हर प्रकार का मान्य दिया जाएगा। लेकिन अगर शेख हसीना दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो यहीं पर रहेंगी और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसे में क्या संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से होगी? और दूसरा मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा अगर दोबारा चुनाव की बात वहाँ पर हो रही है बांग्लादेश में, ऐसे में शांति बहाली के लिए वहाँ पर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अभी स्थितियाँ तो बहुत ज़्यादा खराब है। आप इस पर अपनी बात रखिएगा। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में सेना बनाएगी अंतरिम सरकार, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनेगी, सेना की तरफ से कहा गया है। आर्मी चीफ ने शांति बरतने की अपील की है। तो 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनेगी, ये सेना की तरफ से कहा गया है। 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है, सेना इस सरकार को बनाएगी। तो आर्मी ने देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। जो जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश में अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित जो है वो की जाएगी। हमारे साथ सहगल साहब बने हुए हैं। अब कैसे देखते हैं सर आप जो जानकारी सामने आ रही है, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनेगी और वहां की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ आर्मी चीफ की तरफ से बैठक भी की गई है, तो क्या ये एक शांति बहाली का रास्ता बांग्लादेश में आपको नजर आ रहा है? इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहाँ के आर्मी चीफ ने, जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि 24 to 48 आवर्स के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। तो बड़ा लाजमी है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट में आर्मी के अलावा दूसरी भी बड़ी पार्टीज हैं, अवामी लीग और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी जिन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट किया था, उनके मिनिस्टर्स को भी रखा जाए। देश में अगर शांति को बहाल करनी है तो बहुत लाजमी है कि ये मिली जुली सरकार हो, जिसका पॉसिबली हेड हो सकता है आर्मी चीफ वगैरह, लेकिन बहुत लाजमी है कि सिविलियन पार्टिसिपेशन भी हो, क्योंकि सिविलियंस का डेमोक्रेसी में सिविलियंस का होना बहुत ही लाजमी है और बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के लिए स्थिति काफी से ज्यादा गंभीर रहेगी जब तक नई सरकार नहीं बनती। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। आर्मी इतनी जल्दी सत्ता को छोड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि ये जो इंटरिम सरकार है इसमें 24 to 48 आवर्स में कितने आर्मी के हैं, कौन कौन सी पोस्ट आर्मी के पास में और कौन कौन सी पोस्ट सिविलियंस के पास में, ताकि इसके ऊपर आर्मी का कितना होल्ड है, सिविलियंस का कितना होल्ड है। अगर तो वास्तव में ये मिली जुली सरकार हो जिसमें सिविलियंस का इतना ही होल्ड है जितना आर्मी का है, तो वो इशारा करेगा कि वास्तव में आर्मी का कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी को दोबारा कायम किया जाए और गवर्नमेंट सिविलियंस को हैंड ओवर किया जाए और आर्मी बैरक्स में चली जाए, क्योंकि आर्मी को बैरक्स में जाना बहुत ही लाजमी है अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहते हो बांग्लादेश की। लेकिन इन सब के बीच जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर भारत के साथ आप संबंधों को कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछला वक्त बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसे में शेख हसीना जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में रहना उनके लिए ज़्यादा सेफ होगा लंदन जाने से, या कुछ और ऑप्शन जो उनके पास बन रहे होंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर बांग्लादेश और भारत के संबंध? और ऐसे में बॉर्डर्स पर सबसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच जो दोनों देशों को जोड़ता है, जिसमें कोलकाता सबसे महत्वपूर्ण एरिया एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का, वहां को लेकर क्या सतर्कता बरतना जरूरी है?
बहुत ही लाजमी है कि हिंदुस्तान के बीएसएफ और जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर प्रकार से अलर्ट रहें, हर प्रकार से यकीन करें कि किसी प्रकार से वहाँ से जो है इन्फ्लुएंस इस तरफ नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ में बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर्स बांग्लादेश के साथ मिलते हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के और भी काफी स्टेट्स में। सर आप बात पूरी करिएगा, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। हमने सभी पक्षों से बात की है, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। प्रदर्शनकारियों के मांग पर विचार करेंगे, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। तो प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करेंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा है और आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। सहगल साहब, इसे कैसे आप देख रहे हैं? जो प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने की बात भी कही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जिसके बाद नाराजगी जो है वो प्रदर्शनकारी वहां के लोगों में देखी गई। लोग सड़कों पर उतरे, 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और अब ये कहा जा रहा है कि सभी दलों की बैठक जो है बुलाई गई है। यानी यहीं से शांति का रास्ता जो है, शांति बहाली का रास्ता जो है वो निकलता हुआ बांग्लादेश में नजर आएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें मनाएंगे कैसे? वो वापस जाने के लिए तैयार कैसे होंगे? देखो, आर्मी चीफ बड़े बिछोड़ हैं, बड़े समझदार हैं और उस स्थिति को निगाह में रखते हुए जितने भी कदम उठा रहे हैं सही कदम उठा रहे हैं। इसमें बड़ा लाजमी है कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार में जोड़ा जाए जिनका कंट्रोल है उन लोगों के साथ में। यानी दूसरे लफ्जों में हर पार्टी का नेता जो है इस सरकार में होना चाहिए, खास करके वो लोग जिनको छात्र बड़े मान देते हैं, जिनके ऊपर उनको फेथ और विश्वास है, उनको पक्का यकीन है कि उनके जितने भी मसले हैं को हर प्रकार से हल किया जाएगा। और अगर इस माफी का नहीं होता तो इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और इंस्टेबिलिटी जो है वो ना तो बांग्लादेश के लिए लाभदायक होगी और ना ही साउथ एशिया के लिए, खास करके हिंदुस्तान के लिए। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर चाइना का रिएक्शन क्या आता है, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता है, अमेरिका का ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक किसी भी सरकार का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपने एक और बड़ा अहम क्वेश्चन पूछा था। हिंदुस्तान के फॉर्चुनेटली बड़े अच्छे ताल्लुकात है बांग्लादेश की आर्मी के साथ भी और बांग्लादेश की जो बॉर्डर पुलिस है उसके साथ में भी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से बड़े दुविधा की संभावना है। लेकिन एंटी इंडियन फोर्सेस जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर है। ISI अभी भी बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है और जो अपोजिशन पार्टी थी वो काफ़ी से ज़्यादा चिंतित थी, दुखी थी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही इम्प्रूव हो रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि इतने मजबूत रिश्ते नाते हिंदुस्तान के साथ हो। तो ऐसे में क्या वो आर्मी जो है और आर्मी चीफ और ये सरकार हिंदुस्तान के साथ उसी माफी के रिश्ते नाते रख सकेगी जिस माफी शेख हसीना ने रखा है, या इनमें बदलाव आएगा ये तो समय बताएगा। हमको हर प्रकार की बर्बाद बतानी होगी और जैसे ही होता है एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमने अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को वहाँ भेजना है, अपने बड़े मिनिस्टर को भेजना है, उनको विश्वास दिलाना है कि हिंदुस्तान हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार है, हर प्रकार से उनकी मदद के लिए तैयार है। इस स्थिति में उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हिंदुस्तान से, हम हर प्रकार से तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। हम हमारे कंटिन्यूअस बॉर्डर है, चाइना के कंटिन्यूअस बॉर्डर नहीं है और हमने किसी उनके डीप पॉकेट्स के अलावा हिंदुस्तान ने यकीन करना है कि हम हर प्रकार की उनको इस समय मदद दें, बिल्कुल उसी माफी जैसे हमने बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश वॉज इन अ डायर स्टेट, सबसे ज्यादा सहायता उस समय बांग्लादेश की हिंदुस्तान ने की और बांग्लादेश को श्रीलंका को साफ तौर पर नजर आ गया कि उनका सबसे महत्वपूर्ण दोस्त हिंदुस्तान है, ना कि चाइना। इसी माफी बांग्लादेश के लिए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान उनको हर प्रकार की सहूलतें दे, हर प्रकार का सपोर्ट दे, हर प्रकार का फ्यूल, एनर्जी वगैरह जो भी उनको चाहिए समय, इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो भी समय चाहिए हिंदुस्तान को खुद दिल से देना चाहिए। ये उनके लिए बहुत और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसको लेकर डटकर सामने खड़ा नजर भी आएगा। जो आप मदद का जिक्र कर रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ।